रामवती सुबह सुबह खाना बना रही होती है। तभी रामवती का पति कैलाश अपनी पत्नी से कहता है, रामवती, खाना तो मैंने खा लिया है, बस तुम खाना बांध दो, मुझे काम पे जाने में देरी हो रही है। बांध दिया है आपका खाना, और हाँ, समय पर खा लीजिएगा। हाँ हाँ, समय पे खाना खा लूंगा। और तो और, आज तो मेरी पसंद की भिंडी बनी है, आज तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। कैलाश अब अपना खाना लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है। इधर रामवती घर के कामों में लग जाती है। तभी रामवती के घर उसकी पड़ोसन रजनी का आना होता है। अरे रामवती, आजकल तो कुछ ज्यादा ही घर के कामों में बिजी नहीं रहने लगी है। आज तो चलेगी ना बाजार, मुझे 1-2 साड़ियाँ लेनी है। क्या करूँ रजनी बहन, सुबह से शाम हो जाती है, काम ही इतना है कि घर से निकलने का भी समय नहीं मिल पाता। लेकिन शाम में बाजार तो चलूंगी। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अभी तो घर के काम निपटा ले। अब रामवती अपने कामों में लग जाती है और ऐसे ही सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। शाम को रामवती और रजनी बाजार जाते हैं। इधर कैलाश घर आता है और रामवती को घर में ना देखकर खुद ही चाय बनाता है और पीने बैठ जाता है। वैसे ही रामवती का आना होता है। क्या बात है, आज तो मेरे ना रहने पर आपने खुद के लिए खुद से चाय बना ली। क्या करता, इतना थका हुआ था कि चाय के बिना रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन तुम कहाँ गई थी? अरे वो रजनी बहन के साथ बाजार गई थी, उन्हें सामान लेना था, और मैं भी घूम आई, आपके लिए शर्ट भी लेकर आई हूँ। अरे क्या बात है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। रामवती और कैलाश अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। रामवती और कैलाश की शादी को 1 साल ही हुए थे। अभी उनकी कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन किसे पता था कि रामवती और कैलाश की खुशी को किसी की बुरी नजर लगने वाली है। एक रोज सुबह के समय रामवती उठती है तो वो अपने बगल में कैलाश को ना देखकर खुद से कहती हुई बिस्तर छोड़ती है। क्या बात है, आज ये कुछ जल्दी नहीं उठ गए? वैसे तो और दिन इनकी नींद नहीं खुलती। लगता है आज इन्हें काम पर जल्दी जाना है। ये क्या अनर्थ हो गया? रामवती, कहाँ है तू रामवती? अरे आती हूँ, ऐसी भी क्या बात हो गई जो रजनी बहन इतना चिल्ला रही है? अब जैसे ही रामवती घर से बाहर आती है वो बाहर का नजारा देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो देखती है कि उसका पति नीचे जमीन पर पड़ा है। उसका शरीर नीला हो चुका था और माथे पर सांप के डसने के निशान थे। क्या हुआ इन्हें, और ये यहाँ क्यों लेटे हैं? रजनी बहन, जरा इन्हें उठाने में मदद करना, घर में लेकर चलते हैं। अरे क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? चलिए उठ भी जाइए, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? रामवती, संभाल अपने आप को। रामवती, कैलाश भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिटिया, संभालो अपने आप को। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन एक दुविधा हो रही है हमें। अरे कैलाश तो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, तो उसे सांप ने कैसे काट लिया? जबकि कैलाश तो सुबह शाम मंदिर जाया करता था, भगवान को प्रणाम और पूजा किया करता था। इस बात की तो मुझे भी हैरानी हो रही है। आखिर एक शिव भक्त को कोई सांप कैसे काट सकता है? शिव जी से तो आज बड़ा अनर्थ हुआ है। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? जैसे जैसे गांव वालों को कैलाश की मौत की खबर लगती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि उसी भीड़ में गांव के कुछ दिन पहले ही शहर से आई रूपरेखा भी थी, जिसकी आंखें रामवती की बातें सुनकर भर आई थी। भाभी संभालिए ना अपने आप को। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? मैं कैसे जीऊंगी? एक बार तो सोच लिया होता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भाभी संभालिए खुद को। खुद के लिए जिसका कोई नहीं होता है ना, उसको ऊपर वाला होता है। हे प्रभु, क्या गलती हो गई मेरे पति से जो उन्हें बेमौत सजा सुना दी। वो तो आपको देखे बिना ना सोते थे ना जागते थे, हर वक्त बस शिव शिव शिव। और आपने अपने परम भक्त को उसकी भक्ति का ये नतीजा दिया, उसकी पत्नी से दूर कर दिया। रामवती का एक पल में ही सब कुछ छिन चुका था। रामवती को कोई भी सुध-बुध नहीं थी कि आखिर उसे किस गलती की सजा मिली है। अब रामवती अपने पति की मौत के बाद अकेली पूरे दिन कुछ ना खाए पिए ऐसे ही पड़ी रहती थी। किसी से बात नहीं करती और किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपने घर के एक कोने में बैठकर रोती रहती। रामवती भाभी कहाँ हो आप? भाभी यहाँ बैठी हैं और मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म साग लेकर आई हूँ।
रूपरेखा, अब तू ही इसे खाना खिला, समझा? इसके पास आ जाया कर। कई दिन हो गए हैं, लेकिन इसने अपने मुंह में एक बूंद पानी तक नहीं रखा है, ना ही खाना खाया है। बस पूरे दिन कोने में बैठ के रोती रहती है। भाभी कुछ तो खा लीजिए, अगर आप खाएंगी नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। रामवती देख, तू इस तरह जिद मत कर। चल अब कुछ खा ले, वरना रूपरेखा भी कुछ नहीं खाएगी। रामवती कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब देर शाम तक रूपरेखा रामवती के पास ही बैठी होती है, लेकिन रामवती कुछ नहीं बोलती। और देर रात जब रूपरेखा अपने घर नहीं जाती और रामवती के साथ बैठी बैठी सो जाती है, तो ये देखकर रामवती एक प्लेट में खाना निकालती है और रूपरेखा को उठाकर खाना खाने को कहती है। मेरी किस्मत में तो जो दुख मेरे भोलेनाथ ने लिखा है उसको मुझे झेलना ही है। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। भाभी मैं तो खा ही लूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ खाना खाना होगा। आपको पता है मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। मैंने तो अपनी माँ का मुंह तक नहीं देखा कि वो कैसी दिखती थी। रूपरेखा रामवती का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगी थी और ज्यादा से ज्यादा समय भी रूपरेखा का रामवती के साथ ही बीत रहा था। रामवती भी पहले से कुछ हद तक ठीक हो गई थी और अब तो वो सबसे बात भी करने लगी थी। रूपरेखा एक रोज मंदिर पहुंचती है। हे प्रभु, मैं जानती हूँ मेरे अपराध की कोई क्षमा नहीं है, लेकिन मैं अपने इस गुनाह को कम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। मुझसे मेरी शक्तियाँ छिन चुकी है। मैं अपने प्यार को पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो अपने गुनाहों की माफी रामवती भाभी से चाहिए और मैं जल्द ही उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया? नहीं नहीं, ये सब जो मैंने सुना है उसमें से आधी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर समझ चुकी हूँ कि जो भी गुनाह पाप एक गलती रूपरेखा से हुई है वो रामवती से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा क्या पाप कर दिया रूपरेखा ने? कहीं ये वही नागिन तो नहीं है जिसने कैलाश को डसा है? मैं भी कैसी बातें सोचती हूँ, लेकिन इसके पीछे तो कोई ना कोई राज जरूर है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अब रूपरेखा मंदिर से सीधे रामवती के घर पहुंचती है और रामवती को गले लगाकर कहती है। रामवती भाभी, मैं जो कुछ भी अभी आपको बताने जा रही हूँ उसे बताने के बाद शायद आपको मुझसे नफरत हो जाए और शायद आप मुझे देखना भी पसंद ना करो, लेकिन इस सच के साथ मेरी जिंदगी एकदम लाश की तरह है जिसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है जीने का। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई रूपरेखा जब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? नहीं नहीं, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है उस बुरे समय में जब मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। भाभी, वो दरअसल बात ये है कि मैं हूँ कैलाश भैया की मौत का कारण। रामवती को ये सुनकर मानो झटका लगता है और उसके हाथों से चावल की थाली गिर जाती है और रूपरेखा ये कहकर अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है। यानी कि तुम नागिन हो और तुमने ही मेरे पति को मारा है? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये सब अनजाने में हुआ था। जब उस रात अरे ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? क्या मुझे देखना चाहिए? कैलाश रूपरेखा का पीछा करता है और वो गांव के एक तालाब के किनारे पहुंचता है, जहां कैलाश एक पेड़ के पीछे से देखता है कि रूपरेखा तालाब के किनारे पहुंचकर नागिन रूप में आती है और वहां एक लड़का भी मौजूद था और वो भी नाग रूप में था और दोनों ही चांदनी रात में नृत्य करने लगते हैं। लेकिन तभी चांदनी रात अंधेरे में बदल जाती है। यहाँ कोई है चंदन, रुको मैं देखती हूँ। वो देखो, उस पेड़ के पीछे कोई भाग रहा है। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब चंदन नाग के रूप में आकर कैलाश का पीछा करने लगता है। रूपरेखा चंदन को रोकती भी है, लेकिन चंदन रूपरेखा की एक बात नहीं सुनता और जब कैलाश अपने घर के बाहर पहुंचता है तो उसे नाग चंदन अपनी पूंछ में जकड़कर डस लेता है और वहीं कैलाश की मौत हो जाती है। रूपरेखा जब आती है तब तक कैलाश की जान जा चुकी थी और शिवजी के परम भक्त को वो बेवजह ही मौत की घाट उतार देते हैं। तभी शिवजी स्वयं वहां प्रकट होते हैं और चंदन को अपने त्रिशूल से मार देते हैं और रूपरेखा की सारी नागिन शक्ति छीनकर उसे साधारण सी जिंदगी दे देते हैं। बस मेरी यही गलती थी कि मैं चंदन को रोक नहीं पाई और उसने भी कैलाश भैया को। रामवती सारी बातें सुनने के बाद रूपरेखा को गले लगाती है और कहती है, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से 2 लोगों की जान गई।
जिस परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में तुम भी हो रूपरेखा, लेकिन तुमने मुझे संभाला। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब आने वाली शिवरात्रि का रूपरेखा को बेसब्री से इंतजार था और वो शिवरात्रि को भोलेनाथ की दिल से पूजा करती है और अपने गुनाहों की माफी मांगती है। भोलेनाथ भी रूपरेखा के पश्चाताप के बाद उसकी शक्ति लौटा देते हैं, लेकिन रूपरेखा अब अपना जीवन धरती लोक और रामवती के साथ ही बिताने का फैसला करती है। ये कहानी है नागिन नगीना की, जिसकी शादी उसके प्रेमी पृथ्वी से होने जा रही थी, लेकिन मंडप पर वो शादी करने से मना कर देती है और अपने ही प्रेमी को जिंदा निगल लेती है। पर आखिर उसने ये क्यों किया, आइए जानते हैं इस कहानी में विस्तार से। नगीना नागिन अपने नागलोक के सिंहासन को संभालने वाली अगली उत्तराधिकारी थी, क्योंकि नागराज और नागरानी की कोई और औलाद नहीं थी। अब नगीना नागिन या उसके होने वाले हमसफर को ही नागलोक की जिम्मेदारी संभालनी थी। ऐसे ही एक दिन नागिन नगीना अपनी सखी विमिला नागिन के साथ वन में टहल रही थी और विमिला उससे कहती है, सखी तुम जानती हो कि नागलोक की राजगद्दी अब तुमको ही संभाल लिया है, तो क्या तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नागलोक को संभालने का सौभाग्य मिलने वाला है और मैं जानती हूँ कि ये नागलोक भी मुझे चाहता है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा के दिखाऊंगी। हे हमारे इष्ट महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने माता पिता यानी नागराज और नागरानी की मर्जी से किसी से विवाह रचाओगी या फिर तुमको किसी से प्रेम विवाह करना है? यानी तुमने कुछ तो मन में सोच ही रखा होगा ना? सखी, अब तुमसे क्या छुपाना, मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी से प्रेम विवाह करूँ, लेकिन आज तक मुझे नागलोक का कोई नाग पसंद ही नहीं आया। फिर कैसे कोई मेरा हमसफर प्रेम के जरिए मिलेगा? अब तो मुझे लगता है कि खुद महादेव को ही मेरे लिए उचित नागवर की तलाश करनी होगी। नगीना नागिन ये बोलती है और विमिला उसकी बात पर हंस पड़ती है, जिसके बाद अचानक ही तेज की वर्षा शुरू हो जाती है। ये देखकर जहाँ विमिला नागिन बारिश से बचने के लिए आकार को छोटा करके एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, वहीं नागिन नगीना अर्ध नागिन रूप में ही वर्षा में भीगने लगती है और वहाँ नाग नृत्य करती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि झाड़ियों में छुपकर दो आंखें उसे देख रही है और वो नाच रही थी कि तभी जब वो भीग जाती है तो बारिश रुक जाती है और विमिला वापस से बाहर आकर नगीना से कहती है, देख तू तो पूरी भीग गई और ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव ने तुझे वर्षा में भिगाने को ही वर्षा की थी और तेरे नृत्य के बाद ही वर्षा खत्म हो गई। अब तुमने मेरी तारीफों के पुल बांध लिए हो तो चल वापस अपने कक्ष चलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे रूप या गुणों की तारीफ करती है। नगीना ये बोलकर वहाँ से विमला को छोड़कर चली जाती है। आगे जाकर भीगने की वजह से वो छींकने लगती है। तभी उसका पैर नागलोक में वर्षा के कारण पड़े गड्ढे पर पड़ने ही वाला था और वो फिसल ही जाती कि तभी वहाँ पृथ्वी नाम का एक पुरुष आता है और नागिन को अपनी बाहों में समेट लेता है। ये देखकर नगीना उस पर क्रोधित होते हुए उससे कहती है, मूर्ख नाग, तुम्हें शर्म नहीं आती? पता है ना, एक नागिन को ऐसे हाथ लगाना किसी नाग को शोभा नहीं देता और मैं तो नागलोक की होने वाली नागरानी हूँ। माफ करना नागिन, आप नागलोक की नागरानी बनने वाली हैं, बनी नहीं हैं। और साथ ही बता दूं, अगर मैं आपको नहीं संभालता तो आप गिर पड़ती। ये बोलकर पृथ्वी नागिन नगीना को जमीन पर छोड़ देता है, जिसके बाद गिरते ही नागिन नगीना सांप रूप ले लेती है और फिर वापस इंसानी रूप में आकर उससे कहती है, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? मत छोड़िए, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचें। बात यह है कि मैंने आपको वर्षा में नाग नृत्य करते हुए देखा, तब से मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो गया था, पर कह ना सका। फिर मैं आपका पीछा कर रहा था और मैंने जब देखा कि आप गिरने वाली हैं, तो मुझे आपके समक्ष आना ही पड़ा। मुझे गिरने से बचाने के लिए सामने आए और खुद ही मुझे गिरा दिया। वाह नाग वाह। ये बोलकर नगीना नागिन मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो भी पृथ्वी के ख्यालों में खोने लगती है। धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है। अब नागिन नगीना और नाग पृथ्वी रोज मिलते और घंटों तक समय साथ बिताया करते। ऐसे ही एक दिन नागिन नगीना पृथ्वी को अपने महल में लेकर जाती है और नागराज और नागरानी से मिलवाते हुए कहती है, माता पिताजी, ये है नाग पृथ्वी जिसको मैंने अपने लिए चुना है और मैं चाहती हूँ कि आप इनसे मेरा विवाह करवा दें। पर पुत्री, आज के पहले मैंने इसको कभी नागलोक में नहीं देखा है। कौन है ये? अरे, और ऐसे कैसे किसी भी नाग से तुम विवाह कर सकती हो? वो क्या है ना नागराज, मैं वर्षों की शिव तपस्या के बाद नागलोक वापस आया और आकर देखा तो मेरे परिवार को कुछ नेवलों के झुंड ने खत्म कर दिया, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता और मैं अनाथ हो गया।
मान जाइए ना नागराज, इतने वर्षों बाद तो हमारी नगीना को कोई वर के रूप में पसंद आया है और आप है कि मना कर रहे हैं। ठीक है पुत्री, अब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी शादी इस नाग पृथ्वी से ही करवाने को तैयार हैं। हम जल्द ही कोई मुहूर्त निकलवाते हैं। नागराज की बात सुनकर नागरानी वहाँ अपने हाथों को घुमाकर जादू से जहरीली मिठाई प्रकट करती है और नाग पृथ्वी को खिलाने लगती है। ये लो पृथ्वी, जहरीली मिठाई खाओ और अपना मुंह जहरीला करो। आज बहुत ही पावन दिन है, तुम्हारा और नगीना का रिश्ता जो पक्का हो रहा है। मैं ये नहीं खा सकता नाग माता, मुझे माफ करना। आज शिव जी की भक्ति में मेरा निर्जला उपवास है। अति उत्तम, बहुत खुशी हुई हमको ये देखकर कि तुम शिव भक्त हो। हम जल्द ही नाग पंडित से तुम दोनों के विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन जब नगीना, नागिन और पृथ्वी नागवन में टहल रहे थे कि तभी उन्हें नागिन विमला मिलती है और नागिन नगीना से कहती है, नगीना कहाँ गायब है? इतने दिनों से दिखाई नहीं दी। और ये तेरे साथ में कौन है? पहले तो इसे मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरा प्रेमी है पृथ्वी, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे इसे लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव के वाहन नंदी से अनुमति लेनी चाहिए। तुम जानती हो ना, नागलोक में जब भी किसी नागिन को विवाह करना होता है तो वो नंदी के कान में बताती है और नंदी उसे अनुमति देता है। मैं तो ये भूल ही गई थी। अभी मैं और पृथ्वी मंदिर जाकर आते हैं। चलो पृथ्वी। नगीना और पृथ्वी नाग मंदिर जाते हैं और नगीना नंदी के कान में कहती है, नंदी जी, मैं पृथ्वी से विवाह करना चाहती हूँ और उसे बहुत पसंद करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये बोलकर नगीना नंदी के मुंह के पास अपने कानों को लेकर जाती है और उनके वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पृथ्वी को गले से लगा लेती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। जैसे ही पृथ्वी नगीना नागिन को नाग वर माला गले में पहनाता है, नगीना हाथ मारकर उस नागमाला को तोड़ देती है और माला के मोती टूटते ही वो नागमाला कई सारी बीनों में तब्दील हो जाती है। ये देखकर नागरानी कहती है, ये सब क्या है नगीना? ये नागमाला तुमने क्यों तोड़ी और तुम्हारी माला को तोड़ते ही ये बीन में कैसे बदल गई? मैं बताती हूँ माता आपको सब। सत्य ये है कि ये कोई नाग नहीं बल्कि एक सपेरा है जो नकली नाम और पहचान से नागलोक में रह रहा था और मुझसे विवाह करना चाहता था। लेकिन अगर ये सत्य है तो तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? मैं बताती हूँ पिताश्री। जब नगीना शिवजी के बैल नंदी के कान के पास जाती है और उससे अपनी इच्छा कहती है तो उसके बाद नंदी के मुंह के समीप जाकर शिवजी का वचन सुनने लगती है तो नंदी से नगीना को आवाज आती है, ये विवाह मत करो नगीना, ये कोई नाग नहीं है, तुम्हारे साथ छल होने जा रहा है। अपने नागलोक को बचा लो, ये नाग नहीं सपेरा है। नगीना नागिन ये सब सुन लेती है, लेकिन वो पृथ्वी को अपने साथ प्यार घात करने की सजा सबके सामने देना चाहती थी और वो इस नाटक को जारी रखती है। और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और आज ही इसकी सच्चाई मैं सबके समक्ष ले आई। अब बताओ सपेरे, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? हाँ, मैं एक सपेरा हूँ और मैंने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया क्योंकि मैं इस नागलोक पर राज करना चाहता था। लेकिन तुम्हारा अर्धदेव तुम्हारे सामने मेरी सच्चाई लेकर आ ही गया। बस एक बार तुम मेरे हाथों से ये अभिमंत्रित माला पहन लेती तो तुम मेरी गुलाम हो जाती और मैं इस नागलोक पर राज करता। जब तक मेरे सर पर शिव जी का हाथ है, मैं इस नागलोक पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। मैं एक सपेरा हूँ और तेरी शक्ति मेरे आगे फीकी है। ये बोलकर सपेरा एक बीन निकालकर बजाने लगता है और सब मदहोश हो जाते हैं। लेकिन नगीना नागिन शिव का ध्यान करके अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी पूंछ से उस बीन को पकड़कर तोड़ देती है और कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे सर पर महादेव का हाथ है, समझा तू? नगीना ये बोलकर अपने रूप को विशाल करती है और सपेरे को जिंदा निकल जाती है। जिसके बाद सब उसकी जय जयकार करते हैं और नागराज कहता है, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया पुत्री, हमको तुम पर नाज है। लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा विवाह तो टूट गया और अब तुम नागलोक का भार कैसे संभाल पाओगी? पिताजी, मैं अकेले भी नागलोक का भार संभाल सकती हूँ। जब मेरे नसीब में कोई लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं अकेले भी नागलोक को अच्छे से संभाल सकती हूँ। देखना, मैं बहुत अच्छे से यहाँ का कार्यभार संभाल कर दिखाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है और शिव जी तुम्हारे लिए जरूर कोई उचित वर देंगे। मैं अब से ऐलान करता हूँ कि नागलोक की किसी नागिन को नागलोक संभालने के लिए किसी नाग की आवश्यकता नहीं होगी। नागराज ये बोलकर अपनी पुत्री को गले से लगा लेता है
और नगीना भी अपनी बात को सच साबित करती है और नागलोक को बहुत अच्छे से संभालती है और सपेरे पर जीत प्राप्त करती है।